ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डिक्सट्राज एल्गोरिदम के साथ। तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि ये होता क्या है। तो डिक्सट्राज एल्गोरिदम जो है ना, ये एक तरह का, हम इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होता है। मतलब दो वर्टिसेस के बीच का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है वो कौन सा, और उस पाथ का क्या वैल्यू होता है या क्या कॉस्ट होता है, वो आपको डिक्सट्राज एल्गोरिदम बता सकता है। और इस मतलब बेसिकली इसमें हम लोग जब पाथ को निकाल रहे होते हैं ना, तो हम लोग बाकी के जो हम लोगों ने देखा था, जैसे कौन सा देखा था हम लोगों ने, प्रेम्स और क्रुस्काल्स जो एल्गोरिथम्स देखे थे, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग वेटेड ग्राफ इसमें भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नोड का जो कॉस्ट होगा या नोड तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होगा, जिसको कि हम लोग इसके पाथ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए यूज करेंगे। इनिशियली हम लोग किसी भी एक नोड को पहले पिक करते हैं, और उसके बाद वहां से लेके जितने भी बाकी नोड्स हैं जो अनविजिटेड नोड्स हैं, उनका हम लोग जो कॉस्ट या कह लो, या कह लो कि हम उसका जो पाथ उस तक पहुंचने का जो मतलब डिस्टेंस होगा या कॉस्ट होगा, वो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली उसको इन्फिनिटी मान के चलते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन ये एल्गोरिदम जो लॉजिक हमें बताता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको अपडेट करते चले जाते हैं कि हमारा इस रूट, इस मतलब एक पर्टिकुलर जो भी हमारा सिलेक्टेड नोड है, वहां से लेके इस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने में हमें कितना कॉस्ट लगेगा। और वो कॉस्ट ना ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस वो अपडेट भी होता रहता है, क्योंकि अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग सिनारियोज के हिसाब से वो अपडेट होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक बार में पूरे ग्राफ को, ग्राफ की जानकारी हम ये मान के चलते हैं कि हमें पूरे ग्राफ की जानकारी नहीं है, तो हमें धीरे धीरे वो अपडेट करते रहना पड़ता है। जैसे जैसे सिनारियोस चेंज होते हैं उसके हिसाब से वो कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो हम लोग इसके लिए एक बेस ग्राफ को पहले मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और उस बेस ग्राफ को हम लोग लेते हैं, और इस ग्राफ के ऊपर ही हम लोग इसका जो डिक्सट्राज एल्गोरिदम के साथ जो इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होगा वो हम निकालेंगे। तो हमारे पास ये एक स्टार्टिंग हमारा ग्राफ है, जिसको कि हम लोग लेंगे, और इसको हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो इसका जो कॉस्ट होगा वो हमारे लिए 0 होगा। मतलब इस नोड से इस नोड तक पहुंचने के लिए हमें 0 कॉस्ट देना होगा, क्योंकि हम उसी पे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हर नोड तक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से लेके हर नोड तक जितने भी डिफरेंट अलग अलग हमारे पास नोड्स हैं, पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारे पास ये होना चाहिए कि इस नोड से बाकी जितने नोड्स हैं सबका कॉस्ट, हमें जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमें पता चल जाए कि उसका मिनिमम कॉस्ट हमें कितना लगेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैवर्सल। तो वो हमें पता करना होता है। तो हम लोग एक बार पहले डिक्सट्राज एल्गोरिदम का जो हमारा बेस लॉजिक है, या जो बेस इसके फिलोसफीज है, उसको हम लोग थोड़ा सा पहले नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग्स में हम लोग इसको आगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें डिक्सट्राज एल्गोरिदम आपको क्या कहता है कि सबसे पहले ये क्या कहता है कि ये जब भी हम इसमें स्टार्ट करते हैं ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड, फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स, एक्चुअली इसको हम लोग जब ग्राफ में आते हैं तो वर्टेक्स कहने लगते हैं इसको, फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स ये कहता है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्टेक्स फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वी ओवर एस्टिमेट डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम the starting vertex. We overestimate distance of each vertex in the graph. ठीक है, पहले हम लोग सबका जो डिस्टेंस है ना उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि जितना भी होना चाहिए या जितना है उससे ज्यादा हम उसको एस्टिमेट कर देते हैं। तो उसको कैसे ओवर एस्टिमेट किया जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, इनिशियली हम उसके डिस्टेंस को इन्फिनिटी मान के चलते हैं। तो उसको हम लोग ओवर एस्टिमेट करके हर एक के डिस्टेंस को फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड या स्टार्टिंग वर्टेक्स, हर एक नोड जो बाकी का पूरा आपके ग्राफ में, सबको हम लोग क्या करेंगे कि सबको हम लोग ओवर एस्टिमेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग नोड से एक एक उसके जो नेबर्स हैं उनको विजिट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो शॉर्टेस्ट सब पाथ होता है उस नेबर तक पहुंचने का, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके नोड से
जो आपका नियरेस्ट नेबर होगा वहां तक पहुंचने के आपके पास इनिशियली एक ही पाथ हो, तो वहां तक आपके पास उसका एक कॉस्ट निकलेगा। आगे जब आप बाकी के ग्राफ में और ज्यादा विजिट करने लगोगे, आपका ग्राफ आपके सामने खुलने लगेगा, तो हो सकता है कि आपके उस नेबर तक पहुंचने का जो आपका पहले पाथ का जो कॉस्ट था, वो बाद में क्योंकि और ज्यादा आपके ग्राफ के नोड खुल गए हैं, तो वो पाथ हो सकता है दूसरे रास्ते से जाके या दूसरे पाथ के थ्रू उस नेबर तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो हो सकता है हमारा कम हो जाए। तो ये हमारा एक आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू वो हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। तो पहला तो हम ये करते हैं कि हम इसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं पहले सारे वर्टेक्सेस के डिस्टेंस को। देन हम क्या करते हैं, देन वी विजिट ईच नोड एंड इट्स neighbors to find the shortest sub path to those neighbors, ठीक है। इनको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं यहाँ पे, तो इनको मैं ऐसा कुछ डाल देता हूं। तो ये हमारा हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, पहले सबको ओवर एस्टिमेट कर लिया सबके डिस्टेंसेस को। देन हमने क्या किया, एक एक करके हम अपने नेबरहुड में जो हमारे नेबर्स हैं उनको एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं, और फिर आगे उनके नेबर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं, और फिर फाइंड आउट करते हैं जो शॉर्टेस्ट सब पाथ होता है उन नेबर्स तक पहुंचने का, वो हम फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो अप्रोच यूज होता है वो कौन सा अप्रोच यूज होता है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीडी अप्रोच। तो ग्रीडी अप्रोच का हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे, जहां पे कि हम हमेशा क्या करते हैं कि एक अगर सोल्यूशन हमें मिल भी जाता है, अगर किसी एक वर्टेक्स तक अगर पहुंचने का हमें सोल्यूशन मिल भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसी पे स्टिक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके आपको उससे बेटर सोल्यूशन मिल जाए, या बेटर आपको डिस्टेंस वाला एक पाथ मिल जाए, तो हम फिर उसको क्या करेंगे, ओवरराइड कर देंगे अपने पिछले वाले सोल्यूशन या पिछले वाले पाथ के साथ। तो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, जो नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन हमको मिलता रहेगा, हम उस नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन को यहाँ पे डिराइव करते चले जाएंगे, और उसके बाद हम अपना डिस्टेंस को कैलकुलेट करते चले जाएंगे और अपडेट करते चले जाएंगे। तो अगर हम इस इलस्ट्रेशन की मदद से अगर वापस इसको चेक करना स्टार्ट करें, या इसको अगर डिक्सट्रास एल्गोरिथम के हिसाब से अगर इसको करें, तो ये हमारा बेस ग्राफ है जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहते हैं। मान लो ये हमारा स्टार्टिंग नोड, और यहाँ से हम सारे नोड्स का इस पूरे ग्राफ में जो भी इनका डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस होगा, वो हम निकालना चाहते हैं। तो जैसा हमने बताया कि पहली बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग नोड होता है या स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है, वहां से जितने भी नोड होते हैं उन सबका हम क्या करते हैं कि उनका जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो ओवर एस्टिमेट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ये हमारा स्टार्टिंग नोड हो गया, जिसका डिस्टेंस या कॉस्ट है 0। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ये जो ग्राफ है, दिस हैज टू बी अ वेटेड ग्राफ, यानी हर एज का एक वेट होना चाहिए, और वही आपका कॉस्ट है। तो वही आपको निकालना है कि इस पॉइंट से अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना हो, तो हम कितने कॉस्ट दे के हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हमें यहाँ तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लगेगा, यानी इन एजेस की जो कॉस्ट है उसकी बात हो रही है वहां पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहली बार हम क्या करते हैं, फर्स्ट नोड को हम स्टार्टिंग नोड मानते हैं, और उसकी अपनी कॉस्ट, यानी उस नोड से उस नोड तक जाने का कॉस्ट कितना होगा, 0, बिकॉज वो खुद वही नोड है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया, स्टार्टिंग नोड। अब बाकी के सारे का डिस्टेंस हमने क्या किया, हमने कर दिया उसको इन्फिनिटी, हमने इसको ओवर एस्टिमेट कर दिया सभी को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसको कि हम अपने स्टार्टिंग नोड से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उन सब का हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, 0 से लेके इस नोड तक पहुंचने में, जो सेकेंड नोड है, यहां तक पहुंचने का मेरे पास एक रास्ता ये है 4। तो मैंने इसका जो डिस्टेंस है या इसका जो डिस्टेंस है मैंने वो अपडेट कर दिया इस नोड के डिस्टेंस में 4, क्योंकि मुझे 0 से लेके यहां तक पहुंचने में 4 का टाइम लगेगा। फिर मेरे पास क्या है कि ये 0 से लेके इस नोड तक पहुंचने के लिए भी जो मेरे पास एज अवेलेबल है वो मेरे पास क्या है, 4 है। तो मैंने क्या किया, इसका भी जो कॉस्ट है उसको अपडेट करके 4 कर दिया। और यहाँ पे देखो, जब पहली बार स्टार्ट किया था ना, ये एजेस जो मेरे थे वो ब्लू थे, मतलब वो मेरे अनविजिटेड या अननोन एजेस थे, यानी उनको हम लोगों ने अभी तक कंसिडर नहीं किया। जैसे जैसे हम अपने एजेस को हमारे वो
मतलब एजेस मिलते चले जाएंगे। यानी पहली बार जब हमने इसको स्टार्टिंग नोड बनाया तो इससे ये डायरेक्टली दो नोड्स हैं जो इसके इमीडिएट नेबर्स हैं, या जिसको कह लो एडजेसेंट है। तो ये दोनों का मैंने कलर यहाँ पे इनका चेंज किया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये दोनों आपके अब एक्सेसिबल एजेस हैं। आप इन्हीं को अपने नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हो या कंसिडर कर सकते हो। तो इसीलिए यहां से यहां तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा है 4, और यहां से यहां पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा है 4। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इन्हीं दो कॉस्ट को कंसिडर किया है। अगर आप यहाँ पे देखो कि इस 4 तक पहुंचने का एक और रास्ता है 4 + 2, और इस 4 तक पहुंचने का भी एक और रास्ता है 4 + 2, लेकिन हम इस 2 को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 0 से डायरेक्टली अभी कनेक्टेड नहीं है ये वाला। यानी यहां तक इस एज का एक्सेस अगर आपको चाहिए तो उसके एक्सेस के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक को फाउंड में रखना पड़ेगा। तो अभी इस स्टेप में हमारा वो काम नहीं हुआ था, तो हमने इस स्टेज में हमारा क्या कॉस्ट निकला वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में हमारा ये पॉसिबल हमारा एक ग्राफ आएगा, और वो ग्राफ क्या बताएगा हमें कि इस ग्राफ में अगर आप देखो तो ये 0 से 4 तक हमने इसको भी फाउंड कर लिया। अब ये वाला जो एज हमारे पास था ना, ये एज को भी अब हमने मान लिया कि ये भी हमारे ग्राफ का नोन पार्ट है। तो अब हम देखेंगे कि क्या इस नोड तक पहुंचने में कुछ नया कॉस्ट मिलता है जो कि पहले वाले से बेटर है। तो यहां तक इसके पहुंचने का ये कॉस्ट हमने पहले निकाला था 4। अब अगर मैं इन दो एजेस को कंसीडर करूं 4 + 2, तो मैं देखता हूं कि 4 + 2 इज ग्रेटर देन 4, मींस कि ये हमारा पहले वाले रिजल्ट से बेटर नहीं है, वो उससे ज्यादा खराब है, यानी उससे ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो कॉस्ट है ना उसको अपडेट नहीं करेंगे, यानी अभी इसका जो कॉस्ट है दैट इज द बेस्ट कॉस्ट दैट इज अवेलेबल, यानी कि 4। अगर मैं 4 + 2 कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, जो कि इसके कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो हम यहाँ पे इसको कोई अपडेट नहीं करेंगे। तो इस स्टेज पे हमारा ग्राफ अब कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट अब क्योंकि हमारे पास 0, 4 और 4 ये तीनों का तीनों या ये पूरा का पूरा सब ट्री अब हमारा खुल चुका है, तो अब हमारे पास आगे का जो ये पूरा है ना ग्राफ, ये अब हमारे लिए ओपन हो गया फॉर एक्सेस, क्योंकि इस नोड को भी हमने एक्सेस कर लिया। अब यहां से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है ये ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों नोड्स आपके अब एक्सेसिबल है, यानी इन तीनों का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगले स्टेप में हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि 0, 4 और 4 ये हमारे ये जो 3 नोड्स थे ब्लू वाले, ये तो हमारे एक्सेसिबल हो गए। अब देखो यहाँ पे इस वाले नोड को हमने इस्तेमाल नहीं किया, या इस वाले एज को हमने इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उसका कोई फायदा हमें नहीं दिखा था, तो इसलिए इसको हमने अभी भी ब्लू करके रखा हुआ है, इसको पर्पल नहीं किया। अब जो नया सिनारियो आया जहां पे कि ये जो हमारा नोड है ये वाला, इसकी वजह से हमें इसका एक्सेस मिल गया, इसका एक्सेस मिल गया और इसका भी एक्सेस मिल गया। अब इन तक पहुंचने का कॉस्ट कैसे हम अपडेट कर रहे हैं, तो यहां तक पहुंचने का कॉस्ट कितना था 4, तो हमने मान लिया कि ये 4 तो अब है ही। अब 4 तक यहां तक पहुंचने के लिए आपका जो बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट है वो कितना है 4। तो अब यहां से आगे का जो कॉस्ट होगा वो यहां से हम उसका जो एजेस का कॉस्ट उस पर ऐड करते चले जाएंगे, यानी यहां तक जाने के लिए 4 + 3 कितना लगा 7, यहां तक पहुंचने के लिए क्या है 4 + 6 10, और यहां तक पहुंचने के लिए 4 + 1 5, यानी इन तीनों का हमने कॉस्ट अपडेट कर दिया। और ये जो 3 एजेस आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन 3 एजेस का हमने इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा ग्राफ मिल गया। और इस पूरे ग्राफ का हमारा ये करंट कॉस्ट सिनारियो हमें मिला। लेकिन क्या यही हमारा बेस्ट कॉस्ट है? नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास ये जो 2 एजेस है ना, ये अभी तक हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि अब हम लोगों को वो एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बिकॉज अब हमारे पास ये 2 नोड भी एक्सेसिबल हो गया जिनको हमने विजिट कर लिया है। तो अब ये जब दोनों मिल जाएंगे तब हम आगे का काम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे इन कॉस्ट में कोई बदलाव होता है क्या। तब हम यहाँ पे अगला सिनारियो देखते हैं। अगले सिनारियो को अगर आप देखो तो अगले सिनारियो में यहां तक तो हमारा पहले से ही एक्सेसिबल था, इस तक पहुंचने का यानी ये 7 वाला जो ये नोड है, यहां तक पहुंचने का और कोई दूसरा बेस्ट पाथ हमारे पास अभी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। जब ये डायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड है
तो ये कनेक्शन आपका इसके बाद कहीं घूम के भी अगर हम आते हैं तो उससे ज्यादा ही होगा, तो हम इसको भी विजिटेड मान लेते हैं। नीचे वाले को भी हमने विजिटेड मान लिया। यहाँ वाले को हमने विजिटेड इसलिए नहीं माना क्योंकि यहां तक पहुंचने का ना हमारे पास अब दो रास्ता और बन गया है, क्योंकि ये 7 से लेके 2 तक का ये वाला जो पाथ है और 5 से लेके ये पहुंचने वाला ये जो पाथ है ये भी हमारे पास खुल गया है। तो अब हम उनके कॉस्ट को भी एक बार ना चेक कर लेते हैं। पहले हमारा कॉस्ट क्या था, 4 + 6 10 था। एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये 7 और 5 भी हमारे पास खुल गया है। 7 और 5 से अगर हम यहां तक जाना चाहें तो हमें कितना कॉस्ट पड़ता है, इसका एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितना था पहले 10। अगर हम 7 और 5 के साथ इसको कंसीडर करें कि यहां तक पहुंचने के लिए, इस नोड तक पहुंचने के लिए तो मिनिमम कॉस्ट 7 है और इस कॉस्ट नोड तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट कितना है 5। अब अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो मुझे कितना लगेगा कॉस्ट, यानी पूरा कॉस्ट मुझे कितना पड़ेगा 7 + 2 9 विच इज लेस देन 10। तो यानी हम उसको भी ले सकते हैं। जबकि दूसरी तरह से यहाँ 5 + 3 ये वाला जो कॉस्ट है ये भी हमारा 10 से लेस है और वो तो इवन 9 से भी लेस है। तो यानी हमारा ये वाला जो एज है ये वाला, ये हमारे लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी चाहे हम यहां से जाएं चाहे यहां से जाएं, लेकिन इन दोनों पाथ से ये वाला जो पाथ है ये हमारे लिए ज्यादा बेटर कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस कॉस्ट को यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो यही चीज हम कह रहे थे कि ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है, जहां पे कि हम क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन मिलने के बाद भी अगर हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशंस में से कोई और बेटर सोल्यूशन हमें मिलता है तो हम उस सोल्यूशन को फिर वहां पे टेकअप कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। पहले एक सोल्यूशन हमें मिल चुका था जो कि हमें इसका कॉस्ट बता रहा था, यहां तक पहुंचने का कॉस्ट बता रहा था 10। लेकिन फिर हमने जब आगे का सिनारियो देखा तो हमने ये देखा कि इन नए 2 नोड के खुलने के बाद हमारा इस नोड तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो 10 से कम किया जा सकता है। और वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर अगर हम ये ऊपर वाले नोड के तरफ से आए तो हमें वहां पे 9 का कॉस्ट पड़ेगा, और अगर हम नीचे वाले नोड की तरफ से जाएं तो हमें 8 का कॉस्ट पड़ेगा। तो हमने जो सबसे लीस्ट वाला कॉस्ट लिया उसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। और फाइनल अगर आप स्टेज देखो तो फाइनल आपका जो इस एल्गोरिथम के हिसाब से जो आपका फाइनल ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें कि आपका ये फाइनल आउटपुट जो होगा वो 8। अब ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये नंबर्स क्या है, तो ये नंबर है आपके स्टार्टिंग नोड से उस नोड तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी अगर मुझे 0 इस वाले नोड से लेके यहां तक पहुंचना है तो मुझे मिनिमम 8 कॉस्ट लगेगा। अगर मुझे यहां से लेके इस नोड तक पहुंचना है तो मुझे कितना कॉस्ट लगेगा 5। अगर मुझे यहां से यहां जाना है 7, यहां से यहां जाना है 4, यहां से यहां जाना है 4, यानी 0 इस जो फर्स्ट नोड है यहां से बाकी के सारे नोड्स तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमें ये ग्राफ बताता है। और इस ग्राफ को हमने इसी डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम से सबका हमने पाथ निकाल लिया। अब बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग नोड हमने ये निकाला तो स्टार्टिंग नोड इसकी वजह से इसका मतलब इस स्टार्टिंग नोड से बाकी के नोड का कॉस्ट क्या है। वैसे ही अगर किसी और नोड से आप दूसरे का निकालो तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो सकता है ये बिल्कुल एक जैसा ही हो जाए। लेकिन डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम से जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग किसी एक स्टार्टिंग वर्टेक्स को लेते हैं और फिर वहां से फिर आगे का जैसे जैसे हमारा ये पूरा ग्राफ या जिसको नेबरहुड कहा जाता है वो जैसे जैसे खुलता रहता है आगे, हम अपने सिनारियोज में बदलाव देखते हैं, सिनारियोज के कॉस्ट में बदलाव देखते हैं और उसके हिसाब से अपने ग्राफ को अपडेट करते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो आज के 2 बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें मैं डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पहले खत्म कर देता हूँ, जिसमें कि हमारे पास एडवांस स्ट्रक्चर्स में 2 दिए गए थे, रेड ब्लैक ट्री और स्प्ले ट्री। तो उसमें से रेड ब्लैक ट्री हमने पहले कर लिया था, आज मैं स्प्ले ट्री वाला ट्राई करूंगा समझाने की। यहाँ पे भी हमारा ना वो रोटेशन वाला चक्कर है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब रोटेशन थोड़ा सा और एक अलग लेवल पे चला जाता है स्प्ले ट्री में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि स्प्ले ट्री होता क्या है और स्प्ले ट्री को हम मतलब बेसिकली स्प्ले ट्री की रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्प्ले ट्री क्यों बनाते हैं और स्प्ले ट्री में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, स्प्ले ट्री जो होता है ना इसको भी हम लोग कहते हैं ना एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कि रेड ब्लैक ट्री भी होता है, जो कि एवीएल ट्री भी होता है। दोनों ही आपके स्प्ले मतलब एक तरह के वो भी ऑटो सेल्फ बैलेंसिंग ट्रीज ही होते हैं।
और इसको भी हम लोग उसी बाइनरी सर्च ट्री के कैटेगरी में ही लाते हैं, ठीक है। और इसको भी कहा जाता है कि स्प्ले ट्री इज अ सेल्फ एडजस्टेड या सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको मतलब बैलेंस करने के लिए ना, अपने एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री में वहां पे जब हम लोग देखते थे तो वहां पे एवीएल ट्री क्या करता था आपके लिए, वहां पे वो बैलेंसिंग फैक्टर का रखता था, बैलेंस फैक्टर, जहाँ पे कि वो 0 -1 1 या 0 का कॉन्सेप्ट रखता था। रेड ब्लैक ट्री का अपना अलग चक्कर था, वो रेड और ब्लैक नोड को मार्क करता था, और वहां पे फिर हम लोग उस तरह से उसको मैनेज करते थे। और वहां पे फिर क्या होता था, हमारे पास आपका एक कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपका वो बैलेंस अगर गड़बड़ाने लगता था तो हम लोग वहां पे क्या करते थे, हम लोग रोटेशन का यूज करते थे, रोटेशन लेफ्ट, रोटेशन राइट। यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे ना स्प्ले ट्री को जब हम लोग लेते हैं ना, तो स्प्ले ट्री को हम कहते हैं कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्री, जहां पे कि आपका एवरी ऑपरेशन जो होता है वो ट्री को रीअरेंज करता है, जहां ताकि आपका जो एलिमेंट है वो आपके रूट पोजीशन पे प्लेस्ड हो जाए। तो इसमें एक ऑपरेशन होता है जिसको कहा जाता है स्प्ले, मतलब स्प्लेइंग कहते हैं उसको हम लोग, जहां पे कि कोई भी नोड को अगर या किसी नोड को अगर या किसी नोड को अगर हम कहते हैं कि उसको स्प्ले करना है, तो मतलब क्या करना होता है, हम लोग उसको रूट पे लेके जाना पड़ता है। तो रूट पे लेके जाना पड़ता है, तो अगर हम लोग रूट पे लेके जाते हैं तो वहां पे आपका ना बहुत सारा ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, लेफ्ट में रोटेट करना पड़ता है, राइट में रोटेट करना पड़ता है, हो सकता है 2 बार लेफ्ट में करना पड़े, 2 बार राइट में रोटेट करना पड़े, 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट, ऐसा कुछ कुछ करना पड़ता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्प्लेइंग। तो अगर हम लोग कहें व्हाट इज स्प्लेइंग, तो कहा जाता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ नोड टू द रूट पोजीशन बाय परफॉर्मिंग सुटेबल रोटेशंस, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले तो स्प्ले ट्री लिख दें कि स्प्ले ट्री क्या होता है, ये हमारा स्प्ले ट्री हो गया। स्प्ले ट्री हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन वो होता क्या है, और उसके बाद उसके ऑपरेशंस जैसे कि स्प्लेइंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, वो सब जैसे आपका बाइनरी सर्च ट्री में पहले था वही है कि आपको सर्चिंग में आपके पास वही डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, वही सब कुछ यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें एक जो मेजर डिफरेंस है बाकी के ट्रीज के साथ, वो यही ऑपरेशन है विच इज कॉल्ड स्प्लेइंग। तो स्प्लेइंग इज अ स्पेसिफिक या स्पेशल ऑपरेशन जो कि आपके स्प्ले ट्रीज में ही होता है। तो अगर हम लोग पहले स्प्ले ट्री के बारे में लिखें, तो स्प्ले ट्री को हम लोग कहते हैं इज अ सेल्फ एडजस्टेड या सेल्फ बैलेंस्ड, जो भी कह लो, सेल्फ एडजस्टेड और बैलेंस्ड, सेल्फ एडजस्टेड और बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री in which every operation on elements rearranges the tree so that the element is placed at the root position of the tree, ठीक है। अब इसमें हम लोगों के पास एक ऑपरेशन होता है, मतलब इसमें एक चीज और हम लोग को नोट करना होगा कि इन स्प्ले ट्री एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट द रूट, सारा ऑपरेशन इसका रूट में ही परफॉर्म होता है, और all the operations involve an operation called splaying। अब ये स्प्लेइंग को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें कि ये क्या होता है। तो स्प्लेइंग अगर हम कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस of bringing an element to the root position by performing suitable rotation
ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये कहलाता है स्प्लेइंग आपका। अब स्प्लेइंग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये आपका, क्योंकि स्प्ले ट्री जो होता है ये सारे काम को ट्री के रूट में करता है, और जरूरत ये पड़ती है कि जब भी आपको कुछ करना पड़े, जिस एलिमेंट के साथ आपको करना पड़ेगा काम, वो आपको रूट में पहले लाना पड़ेगा, तभी आप उसको उस पर किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो रूट पे लाने का जो प्रोसेस होता है, इसको यहाँ पे कहा जाता है स्प्लेइंग। और स्प्लेइंग करने के लिए आपको कई सारे रोटेशंस वगैरह को मैनेज करना पड़ता है। तो रोटेशंस यहाँ पे जब हम लोगों ने नॉर्मल रोटेशन देखा था अपना एवीएल और रेड ब्लैक और उन सब ट्रीज में, तो वहां पे हमने देखा था सिर्फ लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन। यहाँ पे ये जो लेफ्ट राइट रोटेशन होते हैं ना, इनको नाम थोड़ा सा अलग दिया गया। तो यहाँ पे एक मतलब ऑपरेशन होता है जो आपका, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हमारे पास प्लेइंग के जो पॉसिबल रोटेशंस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग उनको अगर उन मतलब डिफरेंट प्लेइंग रोटेशंस को अगर देखें, तो रोटेशंस इन स्प्ले ट्री अगर हम कहें, तो यहाँ पे हमारे पास ना 6 तरह के रोटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे 6 तरह के आपके रोटेशंस होते हैं। यहाँ पे 6 रोटेशंस क्या है हमारे पास? तो एक रोटेशन होता है आपका जिग, दूसरा होता है आपका जैग, तीसरा होता है आपका जिग जिग, चौथा होता है आपका जैग जैग, फिफ्थ इज जिग जैग, और छठा है आपका जैग जिग। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ये जिग और जैग का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जिग का मतलब क्या होता है? जिग जब हम लोग कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, सिंगल लेफ्ट रोटेशन को यहाँ पे कहा जाता है जिग। जैग का मतलब क्या हुआ? इसको सिंगल राइट रोटेशन। ठीक है, ये कहलाता है आपका जैग। और जब जिग जिग कहते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका बेसिकली 2 लेफ्ट रोटेशंस हो गए। तो ये आपका हो गया लेफ्ट, सॉरी राइट राइट, ये मैं उल्टा लिख दिया। जिग को राइट रोटेशन को कहते हैं, जैग आपका लेफ्ट रोटेशन होता है, जिग जिग जो होता है वो राइट राइट यानी 2 बार राइट रोटेशंस, जैग जैग जो होगा वो होगा 2 बार लेफ्ट रोटेशन, जिग जैग हो जाएगा आपका राइट लेफ्ट रोटेशन, एक राइट फिर एक लेफ्ट, जैग जिग जो होगा वो हो जाएगा आपका लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट देन राइट। ये रोटेशंस होंगे यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्प्ले ट्री में क्या करते हैं कि स्प्ले ट्री में हम इन लेफ्ट एंड राइट रोटेशंस को मतलब इन्होंने सिर्फ नाम दिया हुआ है अलग अलग, बट एक्चुअली इसका काम जो होता है वो मतलब बेसिक रोटेशंस आपके रोटेशंस ही होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब इन सारे रोटेशंस को देखना चाहें कि ये रोटेशंस कैसे काम करते हैं यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मतलब अप्रोच, हम लोगों ने पहले भी एक राइट लेफ्ट वाला वो अल्फा ओमेगा वाला मैंने दिया था, बट आई सॉ दैट इट वाजंट वेरी क्लियर ओवर देयर। तो इस प्ले ट्री के दौरान मैंने और थोड़ा सा देखा था कुछ और इलस्ट्रेशंस को, एंड आई थिंक नाउ आई हैव सम इलस्ट्रेशंस व्हिच वुड बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे इन स्प्ले ट्री के रोटेशंस का आपको कुछ इलस्ट्रेशंस दिखाता हूँ, बाद बाकी सब ऑपरेशंस जो हैं दे आर प्रीटी मच सिमिलर। तो यहाँ पे जब हम लोग रोटेशंस को करेंगे तो सबसे पहला रोटेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा विच इज कॉल्ड जिग रोटेशन, यानी लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, ये हमारा जिग रोटेशन है विच इज अ सिंगल राइट रोटेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको लेते हैं ना, तो दिस illustration would give us a good example of right rotation। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जब भी किसी स्प्ले ट्री में काम करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड को लेते हैं और कहते हैं कि उसको स्प्ले करो। ठीक है, उसको स्प्ले करो तो हमें देखना पड़ता है कि उसको स्प्ले करने के लिए कितने रोटेशंस की जरूरत है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्री है जो हमारे पास अवेलेबल है,
और इसमें से हम कहते हैं कि स्प्ले 3। स्प्ले 3 करने का मतलब क्या है कि 3 को हमें रूट पे लेके जाना है, ठीक है, हटाना किसी को नहीं है, 3 को हमें रूट पे लेके जाना है। तो हाउ डू वी डू दैट? तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे ये कहता है कि इसके लिए हमें एक जिग रोटेशन परफॉर्म करना होगा, विच इज अगर मुझे इसको रूट पे लेके जाना होगा तो मुझे राइट में रोटेट करना होगा अपने ट्री को। तो क्या करेंगे कि जब राइट में रोटेट करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है ये पहुंच जाएगा आपके रूट पे, ये 3 जो है ये 5 की जगह पे आ जाएगा, और जैसे ही 3 5 की जगह पे आएगा, 3 का राइट जो होगा दैट वुड बिकम 5। तो अब अगर आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा आपका ट्री है ना, ये जो 5 और 6 वाला सब ट्री है, वो अब 5 और 6 वाला जो सब ट्री है वो 3 का राइट चाइल्ड बन जाता है। ये 5 और 6 जो है ये अब 3 का राइट चाइल्ड बन जाता है, और जो 2 है वो 3 का अपना पहले से लेफ्ट चाइल्ड पहले से था, ठीक है। 2 ऑलरेडी 3 का लेफ्ट चाइल्ड था तो वो पहले से आ जाएगा। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे ये भाई साहब जो 4 है ये अब यहाँ पे ऑर्फन बन गए। तो ये जब ऑर्फन बन गए तो इनको क्या करना पड़ता है कि इसको आपने नीचे जो यहाँ पे इस जिसके लेफ्ट में आपने इसको रोटेट कराया था, यानी जब आपने इसको 5 की जगह पे लेके गए तो पहले 5 के लेफ्ट में 3 था ना, तो अब तो 5 नीचे आ गया, वो तो रोटेट होके नीचे आ गया और 3 उसकी जगह पे आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जो जगह खाली हुई 5 के लेफ्ट में, वहां पे ये जो ऑर्फन नोड हमारा यहाँ बना, ये जो आइदर ये नोड भी हो सकता था या यहाँ पे पूरा का ट्री भी हो सकता था, तो हम उसको क्या करेंगे कि वो उसको हम इस 5 के लेफ्ट में जोड़ देंगे। तो इसको अगर आप इस तरीके से देखो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 3 को 5 की जगह पे लेके जाते हैं, 3 को 5 का पेरेंट बनाते हैं। जैसे ही 3 को 5 का पेरेंट बनाते हैं तो 5 क्या हो जाता है, आपका चाइल्ड बन जाता है 3 का राइट चाइल्ड। 3 के लेफ्ट में ऑलरेडी एक चाइल्ड है। अब क्या हो गया कि 3 का जो अपना राइट चाइल्ड था वो ऑर्फन बन गया, और 5 का जो लेफ्ट नोड था वो अब खाली हो गया, क्योंकि वो अब उसका खुद का पेरेंट बन चुका है। तो वो जो खाली जगह बची उस जगह पे हम इस ऑर्फन नोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस हुआ ना, दिस इज वन राइट रोटेशन विच इज कॉल्ड अ जिग रोटेशन इन टर्म्स ऑफ स्प्ले ट्री। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अब हम लोग इसी के बगल में जैग रोटेशन या जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट रोटेशन वो देखते हैं। तो लेफ्ट रोटेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा। यानी अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जहां पे कि हम किसी ऐसे वैल्यू को रोटेट करना चाहेंगे जिसमें कि हम लोगों को उसको लेफ्ट में रोटेट करना होगा। तो क्या होगा, तो हमारे पास ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा ये लेफ्ट राइट रोटेट करने के बाद जो बना था ना, उसको हम लोगों ने इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, और हमने कहा कि इसको स्प्ले करो 5 को, यानी वापस उसको रूट पे लेके जाओ। तो वापस इसको जब रूट पे लेके जाना होगा तो क्या करना होगा, तो जैसे ही मैं इसको रूट पे लेके जाऊंगा, तो ये जब मैं रूट पे लेके जाऊंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा कि ये रूट पे चला गया, इसका जो अपना लेफ्ट चाइल्ड सॉरी राइट चाइल्ड है वो रह जाएगा, ये खुद रूट पे चला गया, उसका जो चाइल्ड था वो राइट चाइल्ड में रह गया, लेकिन इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है क्योंकि ये खुद ऊपर चला गया और ये बाकी का जो नोड है ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ये जो 3 बनेगा वो क्या हो जाएगा, इस 5 का अब लेफ्ट चाइल्ड बन गया। तो हुआ क्या उससे कि ये जो 4 था वो यहाँ पे ऑर्फन बन जाएगा। तो जैसे ही वो ऑर्फन बना और आपका 5 जब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया और उसके लेफ्ट में 3 आ गया, और 3 का अपना जो लेफ्ट चाइल्ड था वो तो रह ही गया था, तो जैसे हमने पिछली बार इस 4 को 5 के लेफ्ट चाइल्ड में डाल दिया था, अब वो वापस कहाँ आ जाएगा, 3 के राइट चाइल्ड में। तो यहाँ पे अगर आप इसको विजुअली सोचो तो ये क्या हुआ, ये यहां से यहां मूव हुआ, ये यहां से यहां मूव हुआ, 3 यहां से नीचे मूव हुआ, 2 एक प्लेस नीचे गया, और ये जो था ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा जो कि 3 के साथ है। तो यहाँ पे आपका एक, क्योंकि वो उसका राइट चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे ऑर्फन हो गया था, तो उसे हमने दूसरे के राइट चाइल्ड में उसको ऐड कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका ये लेफ्ट रोटेशन या जिसको हम लोग कहते हैं जैग रोटेशन, ये आपका इस तरीके से वर्कआउट करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डबल रोटेशंस, कि 2 बार अगर रोटेशन करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग पहले 2 राइट रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसको कहा जाता है जिग जिग रोटेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं जिग जिग रोटेशन। तो जिग जिग रोटेशन अगर करना पड़े तो क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे जिग जिग रोटेशन का मतलब हो जाएगा आपका राइट राइट रोटेशन। तो उसके लिए एक छोटा सा हमारे पास इलस्ट्रेशन हम देख लें उसको, इस इलस्ट्रेशन में हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बार होगा, मतलब कोई भी आइटम आपको अगर करना है तो उसको 2 बार आपको रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट करना है, जैसे यहाँ पे कहता है कि स्प्ले करो 2 को,
टू को स्प्ले करने का मतलब है टू को हमें रूट पे लेके जाना पड़ेगा। टू को रूट पे अगर लेके जाना पड़ेगा ना तो हमें दो रोटेशंस करने पड़ेंगे। दो रोटेशन कैसे करने पड़ेंगे? अगर तुम इस ट्री को देखो तो ये ट्री बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पे था हमारा, ठीक है। अब समझ लो कि इस ट्री को हमें रोटेट कराया एक बार, तो एक रोटेशन कराया तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया जहां पे कि 3 रूट पे पहुंच गया, 5 उसका चाइल्ड बन गया, 6 उसका राइट चाइल्ड, 4 उसका लेफ्ट चाइल्ड। ये हमारा एक राइट रोटेशन के बाद बना था यहाँ पे। एक राइट रोटेशन के बाद जब ये बना तो अभी भी 2 हमारे रूट पे नहीं पहुंचा है, 2 को हमें रूट पे पहुंचाना है। तो 2 को अगर हम रूट पे पहुंचाना चाहते हैं तो अगर हमें क्या करना होगा, इसको फिर 2 को बनाना होगा 3 का पेरेंट। तो जैसे ही हम इसको 3 का पेरेंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 जो होगा 2 का आपका चाइल्ड बन जाएगा, और 3 के नीचे का जो पूरा ट्री है ना वो ऑलरेडी वैसा ही रह जाएगा जैसा पहले था। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो कि पहले 3 का चाइल्ड था अब वो रूट में चला गया तो 3 उसका चाइल्ड बन जाएगा और ये 2 आपका रूट में आ जाएगा। तो एक स्टेप में हमने यहाँ पे राइट रोटेशन किया था, एक और राइट रोटेशन जब हम करते हैं यानी 2 को हम 3 की जगह पे लेके जाते हैं तो बाकी का पूरा ये जो ट्री है ये एक स्टेप आपका नीचे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका फाइनल 2 रोटेशंस के बाद जो ये जो ट्री इनिशियल ट्री था ये एक रोटेशन के बाद यहां बना और दूसरे रोटेशन के बाद ये आपका स्टेज आता है। तो 2 रोटेशंस करने के बाद हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो कभी अगर आपका ऐसा कोई नोड हो जो कि सेकंड लेवल पे हो जहां पे उसको रोटेट करना पड़े तो आपको ऐसा 2 बार रोटेट करना पड़ता है ताकि वो उसके रूट पे चला जाए। तो ये अगर 2 बार रोटेट करना पड़े हमें किसी सिनेरियो में तो उसको हम लोग कहते हैं जिग-जिग रोटेशन। इसी का बिल्कुल उल्टा पॉसिबिलिटी हमारे पास होता है विच इज कॉल्ड जैग-जैग रोटेशन, यानी हम उसमें देखेंगे कि 2 लेफ्ट रोटेशन कैसे करेंगे। तो ये जैग-जैग रोटेशन कहलाएगा और इसमें 2 लेफ्ट रोटेशन की अगर हमें जरूरत पड़ती है कभी तो हम लोग वो कैसे करेंगे। तो एग्जांपल वही वैसा ही पिछली बार की तरह ही मैं लूंगा, जो ऊपर का हमने लेफ्ट रोटेशन किया था कुछ वैसा ही एक हम लोग ट्री ले लेंगे जिसमें एक रोटेशन पे हम लोग ने कर चुका है, बस दूसरा रोटेशन हमें करके दिखाना है कि वो कैसे होगा। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपका ले लेता हूँ, इसी वाले का ऊपर वाले का ही, उसको फिर 2 रोटेशन करा के कैसे हम लोग पोजिशन पे लाएंगे। तो ये हमारा एक ट्री है विच इज दिस वन, ये आपका 3 2 5 4 6 वाला, और इसमें कहता है कि 6 को स्प्ले करो। तो 6 यहाँ पे है हमारे पास बिल्कुल नीचे में, इसको रोटेट करके हमें स्प्ले करना है तो यानी रूट पे लाना है। तो एक रोटेशन दूसरा रोटेशन यानी 2 बार हमें करना होगा तभी हम पहुंचेंगे, एक बार में हम डायरेक्टली यहां तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें एनीवेज 2 ऑपरेशंस करने होंगे, और वो 2 ऑपरेशंस कैसे होंगे, तो 2 ऑपरेशंस हमारे 2 लेफ्ट रोटेशंस होंगे। पहले इस 5 को हमें रूट पे लाना होगा, बाकी सबको इधर नीचे सरकाना होगा, तो वो 1 रोटेशन बनेगा जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ था, यानी 5 आपके रूट में चला गया, 6 इज द राइट सब ट्री, 3 5 का लेफ्ट सब ट्री बन गया, और 2 उसका लेफ्ट पहले से था। जो आपका ऑर्फन नोड था 4 वो हमने 3 के साथ जोड़ दिया, तो ये आपका एक रोटेशन हुआ था। अब हमें 6 को वापस रूट में लाना है, तो जैसे हमने यहां किया था उसी तरह से हम वापस करते हैं। 6 को अगर मैं 5 की जगह पे लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 6 अगर 5 का पेरेंट बन जाएगा तो ये पेरेंट बन गया 5 का, और 5 ऑलरेडी इनका पेरेंट था तो वो पहले से यहाँ पे सेट था, सिर्फ हमने क्या किया 6 को 5 का पेरेंट बना दिया। तो ये 2 अगर हमने लेफ्ट रोटेशंस किए या जैग-जैग रोटेशंस किए तो उस केस में हमारा फाइनल आउटकम होगा जिसमें कि हमारा ये स्प्ले होके टॉप पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये 2 रोटेशंस में बताइए कहीं कोई दिक्कत है किसी को, जिग-जिग एंड जैग-जैग में, या लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट में कोई समझने में दिक्कत है? तो यहाँ पे अगर 4 को करना चाहेंगे तो भी 2 ही स्टेप में हो गया। यहाँ पे अगर तुम 4 को करना इस स्टेप में, यस सर, ये स्टेप में 2 ये जैग-जैग से नहीं हो पाएगा, अभी वो अगले वाले में बताऊंगा। जैसे ये अभी होगा ना तो इसको अगर 4 पे लाना है कैसे होगा, पहले यहाँ पे लाना होगा विच इज अ राइट रोटेशन, ठीक है, फिर क्या करना होगा तुम्हें, उसको फिर लेफ्ट में रोटेट करना होगा, तो वहां पे तुम्हारे पास 1 राइट एंड 1 लेफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे ना तो अगर देखो तो यहाँ पे हमारा वो 1 डायरेक्शन में रोटेशन में नहीं हो पाएगा। अगर 4 को मुझे ऊपर लेके जाना है तो मुझे एक डायरेक्शन राइट देन एक डायरेक्शन लेफ्ट ऐसा करके मुझे उसको रोटेट कराना पड़ेगा। तो वो रोटेशंस डिफरेंट होंगे जो हम लोग अभी देखेंगे। कि एक होता है जो यूनि डायरेक्शनल में आपका 2 सेम डायरेक्शन में होता है, तो वो आपका इधर राइट रोटेशन जैसा किया ये सिनारियो में था, लेफ्ट रोटेशन में था जो हम लोगों ने ये सिनारियो में देखा। अब हम लोग 2 सिनारियोज और हमारे पास बचे हुए हैं जो कि ये 2 हैं।
जिगजैग यानी कि पहले राइट देन लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे राइट लेफ्ट, एक बार राइट देन लेफ्ट, और दूसरा जैगजिग मतलब एक बार लेफ्ट देन राइट। तो वैसा अगर सिनारियोज होगा तो उनको हम लोग कैसे करेंगे, तो वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जिगजैग वाला, यानी पहले राइट देन लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिनारियो उस तरीके का दिया हुआ है, पहले इसको नोट कर दो नीचे। यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको जिगजैग, यानी हमारा ये हो जाएगा राइट एंड देन लेफ्ट। बगल वाले का भी पहले ही लिख के रख देता हूँ यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका जैगजिग, पहले लेफ्ट एंड देन राइट। ठीक है, ये हमारा एक और रोटेशन आ रहा है, दो रोटेशन हमारे पास। पहले हम लोग राइट लेफ्ट या जिगजैग वाले को देखते हैं। तो हमारे पास इसका सिनारियो क्या है, तो हम लोग एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखते हैं जहां पे हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक ट्री है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, और इस ट्री में हमें क्या करना है, प्ले करना है 4 को, जैसा तुमने अभी पूछा था, ये वाले को, यही वाला ट्री है और इसको हमें करना है। तो इसमें मैंने जैसे बताया था, पहले राइट करना होगा देन लेफ्ट करना होगा। तो सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। देखो पहले क्या करना है, 4 को हमें रूट पे लेके जाना है। ठीक है, 4 को रूट पे लेके जाना है या 4 को स्प्ले करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 को राइट में रोटेट करेंगे। 4 को कैसे राइट में रोटेट करेंगे, यानी 4 को 5 की जगह पे लेके जाएंगे। 4 को जब हम 5 की जगह पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 5 और उसके नीचे का जो सब ट्री है वो 4 का क्या बन जाएगा, चाइल्ड। तो यहाँ देखो, ये आपका 4 रूट पे चला गया और उसके जो 5 और 6 जो थे वो उसके राइट सब ट्री में आ गए। ठीक है यहां तक। अब हमें क्या करना है, 4 को रूट में लेके जाना है। अभी भी वो रूट पे गया नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, एक लेफ्ट रोटेट मारना पड़ेगा। तो लेफ्ट रोटेट अगर मैं मारूंगा तो क्या होगा कि ये चला जाएगा 3 पे, और 3 क्या बन जाएगा, इसका लेफ्ट सब ट्री। तो देखो जैसे ये 4 गया, 4 को हमने रूट पे लेके गए, और रूट पे जब पहुंच गए तो 3 जो था वो अब क्या बन गया, 3 बन गया इसका लेफ्ट सब ट्री। तो अब तुम्हारा ये जो 4 है, दिस हैज गॉन इनटू द रूट। तो हमने इसको कैसे अचीव किया, पहले हमने एक राइट रोटेशन किया जिससे हमारा ये सिनारियो आ गया। उसके बाद फिर हमें एक लेफ्ट रोटेशन करना पड़ा जिससे फाइनली हमारा ये ट्री आ गया। अब हम लोग लास्ट टाइप ऑफ रोटेशन को देखते हैं, विच इज अ जैग जिग रोटेशन, यानी पहले लेफ्ट देन राइट। अगर ऐसा कोई सिनारियो हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में भी बिल्कुल इसका उल्टा ही है, बहुत ज्यादा खास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। तो हम लोग ये वाले नोड को ले रहे हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ये था इसको हमने लिया है, और इसमें भी हम लोग वही 4 को ले रहे हैं। तो 4 को यहाँ पे करना है, तो यानी 4 को अगर हमें रूट पे लेके आना है तो पहले यहाँ पे राइट लेफ्ट में लेके जाना होगा, इस जगह पे एक लेफ्ट एंड देन वहां से राइट, यानी पहले लेफ्ट एंड देन राइट। तो लेफ्ट राइट यानी क्या बन गया हमारा, जैग जिग। तो पहले हम यहाँ पे जब इसको 4 को इस जगह पे लेके जाएंगे 3 की जगह पे, तो ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 बन जाएगा 4 का सब ट्री। तो ये आपका एक लेफ्ट ऑपरेशन हो गया जो ये स्टेज पे आपको लेके आता है। 5 और 6 अपनी जगह पे बने हुए हैं। अब हमें 4 को क्या करना है, रूट पे लेके जाना है। 4 को रूट पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को जैसे ही रूट पे लेके गए, 4 क्या बन गया, 4 बन गया रूट, और 5 और 6 जो था वो बन गया इसका सब ट्री। और 3 और 4 ऑलरेडी 4 के 3 एंड 2 जो था वो ऑलरेडी इसका लेफ्ट सब ट्री था, वो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपका 2 ऑपरेशंस के साथ, 1 बीइंग द लेफ्ट ऑपरेशन या लेफ्ट रोटेशन एंड 1 बीइंग द राइट रोटेशन, हम लोगों ने यहाँ पे इसको स्प्ले कर दिया 4 को, और वो रूट पे लेके आ गए। तो ये भी मेरे ख्याल से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए समझने को, ये भी क्लियर ही होना चाहिए। चलिए, तो फिर हमारा मोस्टली अब हम लोगों ने ना जितने टाइप ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने कवर कर, चैप्टर है विच इज फाइल स्ट्रक्चर्स, जिसमें फाइल्स को कैसे हैंडल किया जाता है, डेटा मतलब फाइल को कैसे स्टोर करते हैं, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कवर करेंगे। देखो, हमेशा फाइल में जो डेटा होता है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो फिर तो वो हम लोग जैसे डेटाबेस वगैरह की बात करते हैं ना, जहां पर ऑर्गेनाइज होता है, वैसा फाइल तो जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया, सेव कर दिया, वो भी फाइल है। मतलब अगर मैं सिर्फ 1 2 लिखा एक में, कहीं पे सिर्फ ए लिख के छोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो अ फाइल। तो फाइल यूजुअली, कि फाइल को ना यूजुअली हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कह लो, एंड दैट डेटा कैन बी एनीथिंग। दैट डेटा कैन बी एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा, दैट कैन बी एन अनऑर्गेनाइज्ड डेटा एज वेल।
तो वहां पे हमारे पास ऐसा कोई मतलब प्री रिक्विजिट नहीं होता है कि फाइल में डेटा ऑर्गेनाइज्ड ही हो। लेकिन फाइल जो हमारा फाइल होता है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें स्टोर करके या उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, और उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर पाए, जैसे कि फाइल को हम राइट कर सकें, फाइल को रिट्रीव कर सकें, उसको रीड कर सकें। ये सब कुछ बेसिक उसके फंडामेंटल उसके ऑपरेशंस होते हैं जो एक फाइल के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। फाइल को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, फाइल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो फाइल स्ट्रक्चर का में एक आपके पास ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विच इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपका वो मेथड होता है जिसके थ्रू आपके फाइल्स में डेटा रखा जाता है। तो आपने अगर देखा होगा तो हम अपने साथ ना कई तरह के फाइल्स के साथ हम डील करते हैं। हम वर्ड फाइल के साथ काम करते हैं, हम टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल, पीपीटी फाइल्स, म्यूजिक के फाइल्स होते हैं, HTML फाइल्स होते हैं। क्या हर फाइल एक जैसा होता है? हर फाइल एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। आपके पास जब हम एक फाइल को ओपन करते हैं, उस फाइल के साथ क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, बाय द वे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप लोगों ने कभी वर्ड फाइल के बारे में सोचा है कि एक वर्ड फाइल जो बनता है, जो आजकल जो नया वाला जो फॉर्मेट है, .doc जो फॉर्मेट होता था, और अभी जो हम लोग नए वर्ड के जो माइक्रोसॉफ्ट 365 कह लो, या मेरे ख्याल से ऑफिस 2010 या उसके बाद से ही है, जहां पे कि वर्ड फाइल का जो अब जो एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन अब DOC नहीं है, वो DOCX है। वैसे ही एक्सेल का XLSX है, PPT का PPTX है। तो ये फाइल्स जो होते हैं, ये एक्चुअली किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने कभी कुछ ट्राई किया है? मतलब वो फाइल को आप अगर वर्ड या एक्सेल के अलावा अगर किसी चीज में खोलते हो तो वो कैसा काम करता है, आप लोगों ने कभी गौर किया उसके ऊपर? किसी ने भी ट्राई किया कभी? मैं आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं एक वर्ड फाइल है, जिस वर्ड फाइल को मैं सिर्फ एक वर्ड फाइल बनाता हूँ और फिर देखता हूँ उसके अंदर क्या है। तो जैसे एक वर्ड फाइल हमने बनाया, ठीक है, ये हमारा एक वर्ड फाइल है, और इस वर्ड फाइल में से फॉर एग्जांपल हमने ये लिख दिया टेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इस test.docx नाम से मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारा क्या दिखा रहा है? टेक्स्ट है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है, और इस टेक्स्ट फाइल में हमारे पास सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है टेस्ट, और कुछ नहीं है। अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो हो सकता है कि हम अगर चाहें कि इसको नोटपैड में ओपन कर लें, तो हम इसको नोटपैड में ओपन करके इसके कंटेंट को देख सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप एक नोटपैड के कंटेंट में खोल के देखोगे ना, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपके लिए किसी काम का नहीं है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि आपके जो अभी नए जो जितने भी DOCX फाइल्स है ना, वो फाइल्स आपके एक्चुअली टेक्स्ट फाइल्स नहीं होते हैं, वो एक XML फाइल होता है, जो आप यहीं पे देख सकते हो ऊपर में। इसका कंटेंट टाइप जो है वो एक XML है, बिकॉज कि आपका जो ये जो फाइल है, ये एक तरह के प्रोटोकॉल के थ्रू बनाया गया है जिसको कहते हैं ओपन XML। और इसको मैं ना अब दूसरे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं अपने सिस्टम में WinZip या WinRAR या ऐसा कोई आर्काइवल टूल का आप यूज कर सकते हो। मैं WinRAR के थ्रू खोल रहा हूँ, तो मैं उसी फाइल test.docx को जब इसके अंदर खोलता हूँ ना, तो आप देखोगे कि ये एक्चुअली एक फाइल नहीं है, ये एक पैकेज है। और ये पैकेज के अंदर ना, अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास एक XML फाइल है, उसके अंदर इस तरह के कुछ फोल्डर्स हैं, और फोल्डर्स के अंदर फिर अलग अलग फाइल्स हैं, जिसके अंदर ये मेन फोल्डर है, ये वर्ड वाला। और इसके अंदर फिर आप जाओगे तो आपका थीम एक है, डॉक्यूमेंट है, फॉन्ट टेबल है, सेटिंग्स है, स्टाइल्स है, वेब सेटिंग्स है। यानी इसने क्या किया है ना, इन्होंने उस वर्ड फाइल को एक कलेक्शन ऑफ XML फाइल्स के थ्रू ना, इन्होंने इसको एक पैकेज बना दिया है, और उस पैकेज को फिर उन्होंने एज अ फाइल की तरह सेव कर दिया .docx नाम से। अब जब आपका वो फाइल वर्ड ओपन करता है, तो उसको पता है कि ये फाइल का पैकेजिंग क्या है, और किस पैकेज के अंदर के कौन से फाइल से क्या इंफॉर्मेशन लेना है, और उस हिसाब से वो क्या करता है, आपको दिखाता है कौन सा वर्ड है, किस वर्ड के आगे बोल्ड लगा हुआ है, कौन सा अंडरलाइंड है, क्या फॉन्ट है, क्या थीम लगा हुआ है, वो सब उन XML फाइल्स के अंदर डिफाइंड है। तो इस तरीके से वो काम करता है। ऐसे ही ना बाकी सारे के सारे जितने भी तरह के आपके मतलब अलग अलग जितने भी तरह के फाइल्स होते हैं, सबका ना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है।
कि वो फाइल के अंदर का जो डेटा है वो कैसे रखा गया है, रिकॉर्ड्स को आप कैसे स्टोर करके रखते हो। अब ये अलग अलग तरह का जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों होता है? पहली चीज तो उसमें जैसे आपका बुक कहता है कि ईज ऑफ रिट्रीवल, मतलब चीजों को रिट्रीव करने में वो आसान होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से। कन्वीनियंस ऑफ अपडेट्स, अगर कुछ बदलना हो तो आज कन्वीनियंट होना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ स्टोरेज, मतलब जगह कम लगनी चाहिए। रिलायबिलिटी, यानी उसके साथ काम करो तो रिलायबली काम हो जाए, बंद ना पड़ जाए, क्रैश ना कर जाए, करप्ट ना हो जाए। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, फाइल्स के साथ आप किसी तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सको उन फाइल्स को, ताकि डेटा दूसरे लोग ना देख सके अगर आप नहीं चाहते हो तो। विच आर सम ऑफ द फीचर्स लाइक एनक्रिप्शन आप कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सब चीजें। तो ये कुछ फंडामेंटल मतलब आपके कुछ मतलब हम कहें फैक्टर्स होते हैं चूज करने से पहले कि कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपका मतलब चूज करते हो आप। जब हम ये कहते हैं कि चूज करना फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब हम आप नहीं है, मतलब हम आप एज अ यूजर नहीं है। ये वो चूज करते हैं जो अपने सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं फाइल में डेटा सेव करने के लिए। तो वो चूज करते हैं कि किस तरह से वो फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। तो इसमें ना आपके पास जो टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें आपके बुक पे और कहीं पे भी आप चले जाओ तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन ना 5 तरह का बताया गया है। सीक्वेंशियल, रिलेटिव, डायरेक्ट, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल और इंडेक्स्ड फाइल्स। ये 5 तरह के होते हैं। लेकिन इन पांचों में से जो हम लोग मेनली यूज करते हैं वो 3 तरह के हैं, जिसमें से एक है आपका सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है जिसे कहते हैं डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 तरह के फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको कि हम लोग मेनली यूज करते हैं अपने फाइल्स को स्टोर करने के लिए, और सबके अपने अपने ना बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हम लोग वो देखेंगे। तो मैं इन तीनों आपके जो अलग अलग तरह के ये तीनों फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को मैं यहाँ पे एक एक करके नोट करूंगा और उनके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर दूंगा, नोट्स बना दूंगा आपके लिए। और तीनों का एडवांटेज क्या है, तीनों का डिसएडवांटेज क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते चले जाएंगे। कर देता हूँ, मैं एक डाल देता हूँ इसको। मैं पहले करूंगा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा पहला टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन है विच वी आर गोइंग टू सी। दूसरा हमारा है विच इज कॉल्ड डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग देखेंगे डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको कि हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके पहले तीनों का क्या उसका सॉर्ट ऑफ मतलब उसके प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे काम करता है, उनको लिखूंगा। देन उसके बाद उसके एडवांटेजेस क्या है वो लिखूंगा। देन उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, और मैं सेम चीज तीनों के लिए फॉलो करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। इसका जो अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टी वाइज अगर लिखते चले जाएं बुलेटेड पॉइंट्स में, अगर हम लोग इसके पॉइंट्स को खाली डिस्कस करें और उन्हीं के हिसाब से अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लें तो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये पाते हैं कि इसमें स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग जो होता है वो होता है इन कंटिग्यूअस ब्लॉक्स। जो आपका स्टोरेज डिस्क होता है उसके कंटिग्यूअस ब्लॉक्स में होता है, कंटिग्यूअस ब्लॉक्स विद इन फाइल्स ऑन डिस्क्स। ठीक है, ये आपका सारा का सारा जो होगा वो कंटिग्यूअसली स्टोर होता है फाइल ब्लॉक्स में। तो यहाँ पे हम लोग पहला चीज जो हम लोग ये मानते हैं वो है ये कि ये कंटिग्यूअसली स्टोर होता है आपके डिस्क पे। फाइल के अंदर जो डेटा होगा वो कंटिग्यूअसली डिस्क पे स्टोर होता है। दूसरा क्या होता है, ऑल रिकॉर्ड्स या डेटा जो होता है आर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। एक सीक्वेंशियली सबको डाला जाता है, उसी ऑर्डर में उनको एक्सेस किया जाता है, ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। sequential order either in ascending or descending based on a key field।
ये आपका दूसरा है कि ये सब कुछ जो भी होगा वो एक की फील्ड के बेसिस पे आपका जो भी डेटा होगा, जो फाइल ब्लॉक्स बनते हैं उन फाइल ब्लॉक्स को एक की फील्ड असाइन किया जाता है, जो कि आपका ब्लॉक आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो जो जो आपका फाइल सिस्टम जिसको प्रिपेयर करता है, और जो भी फाइल के अंदर डेटा होगा वो सब सिक्वेंशियली उसकी आइडेंटिफायर के हिसाब से सिक्वेंशियली डेटा को स्टोर किया जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर समझ लो इसको, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम लोग इसको माने तो यहाँ पे हम लोग इसको एक अनऑर्गेनाइज्ड फाइल की तरफ ना सोचें। मतलब ये जो पॉइंट्स हम लोग सोच रहे हैं इसको अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड और फिर ऑर्गेनाइज्ड डेटा के हिसाब से अगर सोचेंगे तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग अगर अपने सिंप्लिसिटी के लिए ये समझ के चले कि हमारा जो डेटा है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड डेटा। मान लो समझ लो कि एक स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ, स्टूडेंट का नाम, उसका पता, उसका एनरोलमेंट नंबर, फोन नंबर, ये मैं लाइन बाय लाइन स्टोर करता चला जा रहा हूँ या रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड में स्टोर कर रहा हूँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग इसको विजुअलाइज करके सोचेंगे तो हमारे लिए ये समझना आसान होता रहेगा। तो हम लोग यहीं पे उसके हिसाब से कहते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअस ब्लॉक्स में डेटा को स्टोर करेंगे डिस्क पे। दूसरा ये कहेंगे कि ये जो भी रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं वो सब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। तीसरी चीज जो ये कहते हैं वो ये है कि सिक्वेंशियल फाइल का जो सर्चिंग होता है वो आपके बिगिनिंग ऑफ द फाइल से होगा और चलता रहेगा जब तक आपका एंड ऑफ द फाइल नहीं आ जाता। तो हम लोग यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि सर्चिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइल एंड is continued till the end of। तो आपका कभी भी अगर सर्च करना होगा तो आप पहले रिकॉर्ड से सर्च करोगे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, जब तक आपका एंड नहीं आ जाता आप उसी लाइन बाय लाइन कह लो या रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही उसको सर्च करोगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं इसमें एक और चीज होती है कि अगर कोई एलिमेंट को आपको ऐड करना है या किसी रिकॉर्ड को ऐड करना है तो हमारा वो मिडल ऑफ द फाइल में हम उसको इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें जब भी इंसर्ट करना होगा वो हमेशा, तो हमारा ये एक मतलब इसमें प्रॉब्लम होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द मिडल ऑफ द फाइल। मिडल ऑफ द फाइल में हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन मतलब थियोरेटिकली नहीं कर सकते, मतलब हम लोग कर सकते हैं, मतलब थियोरेटिकली हम लोग कर सकते हैं। और वो क्या होता है कि आपको तो फाइल को ना रीराइट करना पड़ता है। अगर आपने एक फाइल को लिया, उस फाइल के कंटेंट को रीड कर लिया, आप बीच में डालना है, 100 लाइन है, 51st लाइन में या किसी भी 41st लाइन पे आपको डालना है, तो क्या करो, पहले 40 लाइन रीड करो, उसको एक नए फाइल में डाल दो, फिर आपका नया जो रिकॉर्ड है उसको 41st लाइन पे डालो और बचे हुए जो पुराने रिकॉर्ड्स उसको डाल दो। तो इन इफेक्ट वो बीच में घुस गया, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक नया फाइल राइट करना पड़ा। मे बी आपने उस फाइल को फिर ओवरराइट कर दिया पुराने नाम से, लेकिन ये रीराइट करना पड़ेगा आपको। एग्जिस्टिंग फाइल के अगर आप बीच में उसको इंसर्ट करना चाहोगे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द मिडल ऑफ द फाइल विदाउट रीराइटिंग द फाइल। मतलब बिना रीराइट किए अगर आप किसी वैल्यू को अगर बीच में डालना चाहोगे तो नहीं कर सकते विदाउट रीराइटिंग, वो हमेशा लास्ट में ऐड करना पड़ता है विदाउट रीराइटिंग द फाइल। तो ये हमारे ना कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रू है। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को नोट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसके कुछ एडवांटेजेस को लिख लेता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो एडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को लिखेंगे। तो ये हमारा एडवांटेजेस का पॉइंट हो गया, ये हमारा डिसएडवांटेजेस का हो गया। ठीक है। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है इस सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत सिंपल है। तो इसके अगर आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं जो कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं तो वो प्रोग्राम बनाने बहुत आसान होते हैं। तो सिंपल टू प्रोग्राम एंड डिजाइन, ये पहला है सिंप्लिसिटी। तो इसका सिंप्लिसिटी जो है वो आपका पहला एडवांटेज है इसका, कि इसको
बहुत ज्यादा इसमें तिकड़म नहीं लगाना है, एकदम आराम से इसका फाइल्स आप करना कुछ नहीं है। फाइल जैसे जैसे डेटा आता जाता है उसको पीछे पीछे मतलब एंड ऑफ द फाइल पे डालते चले जाओ। सर्च करना है फर्स्ट से स्टार्ट करो, एंड तक चले जाओ, मिल गया डेटा। तो ये अगर वैसा अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो बहुत सिंपल टू इम्प्लीमेंट और सिंपल टू डिजाइन है। दूसरा क्या हो सकता है कि इसका हमारा ना जो स्टोरेज स्पेस का ये बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। मतलब कहीं पे भी, क्योंकि जो भी डेटा डाल रहा है वो डेटा आपका जब भी हमें अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो हमें उसको मतलब इंसर्ट करते जाते तो वो कंटिन्यूअसली स्टोर कर रहा है और हमेशा एंड पे डालता रहेगा। यानी ये एक ना कॉम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर बनता है इसका। मतलब जो डेटा यहाँ पे बीच में होल्स नहीं होते। हम लोग कई बार करते हैं ना कि हमारे डेटा में या मेमोरीज में या जो हमारे स्टोरेज ब्लॉक्स होते हैं उसमें होल्स हो जाते हैं। होल्स का क्या मतलब होता है कि हम लोग उसमें डेटा स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस एलोकेट करते हैं लेकिन उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते, फिर अगला ले लेते हैं, फिर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, या बीच से कहीं खाली हो जाता है, फिर उस जगह पे हम इंसर्ट करते हैं बीच में, लेकिन वो फिर उतने साइज का नहीं होता है जितने साइज का हमारा होल था या गैप था। अगर हमारा नया जो डेटा है वो उतने साइज को पूरा नहीं फिल कर पाता है तो एक छोटा सा स्पेस हमारा वेस्टेज पड़ा रहता है जिसको कि हम लोग रीयूज भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उस चीज का यहाँ पे ये है कि हमारा मतलब स्टोरेज स्पेस का बेस्ट यूज हो जाता है। तो बेस्ट यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस, ये इसके दो हम लोग जो सोच सकते हैं, इसके दो अलग अलग इसके एडवांटेजेस जो है वो हम लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये दो इसके एडवांटेजेस हैं, इनको माना गया है। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो वो है कुछ। तो डिसएडवांटेजेस का पहला अगर है तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, क्योंकि आपको जब भी फाइल को एक्सेस करना पड़ता है, सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता है, कोई अगर सर्चिंग करनी होती है सीक्वेंशियली करनी पड़ती है, तो हर चीज ना थोड़ा सा इसका स्लो होता है। तो इसमें मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है कि इसका जो डेटा में जो डुप्लीकेसी के चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप मतलब एक तरह से एक डेटा को स्टोर करते हो, फिर उस डेटा का या उस डेटा से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हो। तो जैसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं ना, जैसे हम लोग RDBMS जिसको कहते हैं, जहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन इज अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमने एक डेटाबेस में एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रखा मास्टर डेटा, उसको फिर रेफर कर लेते हैं दूसरों में। लेकिन वो पॉसिबल क्यों हो पाता है? क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि कीज के थ्रू होता है, जो कि एक आइडेंटिफायर होता है, जो इंडेक्सेस के ऊपर काम करता है, जो यहाँ पे नहीं होता। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कोई भी इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, अगर उस इंफॉर्मेशन से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा डिफरेंट अगर डेटा तो उसको फिर वापस रखना पड़ता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं ना कि डेटा की रिडंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हम उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये नोट कर सकते हैं कि हाई डेटा रिडंडेंसी होती है। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे कि रैंडम सर्चिंग पॉसिबल नहीं है, कि आपने बीच में बोला कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए या वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो जो कल हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर सर्च ना, कुछ वैसा पॉसिबिलिटी है कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखो, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो यहाँ पर रैंडम सर्चिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग लेट्स डू द सेम थिंग फॉर डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। पहले देखें कि डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, तो वो पहले हम लोग जरा सा आइडेंटिफाई करके नोट कर ले उनको, एंड देन वी विल गो थ्रू इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल। हम लोग पहले इसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, वो कितना काफी होगा इसके लिए। ठीक है, अब मैं इसको पहले तो हटा दूं सबको। ठीक है, अब डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं ना, इसको कई बार ये भी कहा जाता है रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, या रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके रिकॉर्ड्स जो स्टोर किए जाते हैं ना, उनको हार्ड डिस्क वगैरह जैसे डिस्क होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है, और इनको इन रिकॉर्ड्स को ना आपके फाइल में कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं किया जाता, रैंडमली उनको प्लेस कर दिया जाता है बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो हम लोग उसी के जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू नोट दोस डाउन एज वेल। तो हम लोग इसको कहते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस और रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ये इस नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस किया कि ऑल रिकॉर्ड्स आर randomly
placed throughout the file based on availability of space। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा इसमें क्या है कि आपके पास जो भी रिकॉर्ड है ना वो सीक्वेंस में होने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हम लोग डायरेक्टली अपडेट करते हैं और जब भी उनको हमें रीराइट भी करना होता है तो जिस जगह पे हमने उनको रखा था ना हार्ड डिस्क के जिस लोकेशन पे, वहीं पे उनको हम लोग वापस रीराइट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे इसलिए किसी को भी सीक्वेंस में हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिकॉर्ड्स नीड नॉट बी इन सीक्वेंस and are updated and rewritten back in the same location। ठीक है, ये इनका दूसरा है कि आप कहीं पे भी इनको रख सकते हो, सीक्वेंशियली रखने की जरूरत नहीं होती है। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो सकता है? जिसका यूटिलाइजेशन हो सकता है ऐसे जगहों पे जहां पे कि आपको लार्ज डेटा या लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ काम करना होता है। तो वहां पे आप जब बहुत ज्यादा लार्ज डेटा के साथ आपको काम करना होता है तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम लोग उसको सबको सिक्वेंशियली रखें, सिक्वेंशियली मैनेज करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग को रैंडम वो जो एक्सेस चाहिए वो हम लोग को चाहिए होता है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, यूजफुल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि डेटाबेसेस में होता है, लाइक लार्ज डेटाबेसेस। ठीक है, इसका वहां यूज हो सकता है। और इसमें इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, या इसको एक और इसका जो ये जो क्या कहूँ मैं इनको जो रैंडम जो जगहों पे रखा जाता है उसके लिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि हम लोगों को यही ऊपर लिख देना चाहिए था, हैशिंग भी कहा जाता है। हैशिंग फाइल, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कि आपका एवरी फाइल्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ पे कि वो उनको रखा जाता है, ठहराया जाता है, और उसके बाद उनको रैंडमली आप मतलब उनको स्टोर करते हो, और फिर जहाँ पे भी उनको कोई अपडेट करनी होती है वापस आप उसी लोकेशन पे जाके उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीज आप पॉसिबली कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इसमें आपका काफी क्विक होता है, क्विक एक्सेस। ठीक है, ये एक हो गया हमारा। सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं होती, हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली एक्सेस करते हो चीजों को, क्योंकि आपका आइडेंटिफायर्स के अकॉर्डिंग्स में या उनके लोकेशन के बेसिस पे हमें वो डेटा स्टोर किया जाता है। डायरेक्ट हम 1 to 1 मतलब लोकेशन और डेटा को मैप कर सकते हैं, तो वो हमें पता है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे है एग्जैक्टली हमें मालूम होता है। तो सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद आपका क्या है कि मतलब जो भी हम आप रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हो उसको आप इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहे हो ना, इमीडिएट एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, और क्या कर सकते हैं हम इसको, इसमें रिकॉर्ड एलोकेशन टू डिस्क अलाउज बेटर कंट्रोल, मतलब हमारे पास ज्यादा बेटर कंट्रोल होता है कि किस डेटा को कहाँ स्टोर करना है, तो वो हमारे पास एक कंट्रोल होता है इसका। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या होंगे? इसमें एक मतलब जो पहला चीज है वो ये है कि इसको हम कहते हैं एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम में आपका, क्योंकि आपको जब ये सबका डायरेक्ट मैपिंग रखना पड़ता है कि कौन सा रिकॉर्ड कौन सा ब्लॉक कहाँ पे स्टोर्ड है आपको, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो मतलब एक तरह का रिकॉर्ड भी तो आपको रखना पड़ेगा ना, वो आपके लिए एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, इसके लिए जो मेमोरी और जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है दैट इज मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ये बात करें कि अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें इसकी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर हम हार्डवेयर के टर्म्स में, तो इसमें या इसको अगर हम लोग बेसिक टर्म्स में भी बात करें कि इसकी डिसएडवांटेजेस में, तो इसमें एक ही होता है कि सीक्वेंशियल फाइल्स है ना, इसमें स्टोरेज स्पेस कम होता है, लेस स्टोरेज स्पेस कंपेयर्ड टू सीक्वेंशियल फाइल्स।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बड़े फाइल्स बनाओगे इसमें, तो उसमें आपका वो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको फिर क्या होता है कि वो डायरेक्ट मैपिंग वाला जो पूरा सारा आपको डेटा, जो एक्स्ट्रा डेटा आपको जो रखना पड़ता है, वो अपने आप में फिर बहुत बल्कि हो जाता है। तो यानी इसका जो मैनेजमेंट डेटा होता है, या मान लो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डेटा चाहिए या जो चीजें चाहिए, वो ज्यादा ओवरलोडेड या ज्यादा हैवी हो जाती है कंपेयर टू द एक्चुअल फाइल इटसेल्फ। तो वो सारी चीजों की वजह से ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मतलब इसके नंबर ऑफ फाइल्स, मतलब जो फाइल्स को हम बनाते हैं वो स्टोरेज स्पेस में उनका साइज कम होता है कंपेयर टू सीक्वेंशियल फाइल। जबकि आप सीक्वेंशियल फाइल्स में बड़े बड़े फाइल्स बना सकते हो, लेकिन उन बड़े फाइल्स को फिर मतलब परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं होती है, बट दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस दैट वी कैन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम तीसरे और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, विच इज वन ऑफ द यूज्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तीसरा और आखिरी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है फाइल्स का, वो है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग इसके बारे में भी सेम तरीके से थोड़ा सा पहले नोट कर लें एंड देन लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ये आपका डायरेक्ट और सीक्वेंशियल, इन दोनों का ना एक तरह से कॉम्बिनेशन कह सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी इसमें दोनों के फंक्शनैलिटीज को इसमें लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको रैंडमली हम किसी डिवाइस पे रखते हैं यूजिंग अ आइडेंटिफायर विच इज समथिंग लाइक जो हमारा प्राइमरी की जैसा होता है, वैसा होता है, और उसके साथ हम स्टोर कर सकते हैं। और एक फाइल में मल्टीपल आपके पास कीज हो सकते हैं, और ये कीज जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम ऑर्डर करके रखने के लिए यूज करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को। और आपके पास मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कीज हो सकते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक हैं। उनको एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, फास्टर एक्सेस के लिए यूज करते हैं, जैसा कि डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इस कीज के टर्म्स में अगर इसको देखें, तो हम कहते हैं कि रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड रैंडमली एंड इंडेक्स्ड यूजिंग अ की। ठीक है, यूजिंग अ प्राइमरी की भी कह सकते हैं, यूजिंग अ प्राइमरी की कह लेते हैं इसको, यूजिंग अ प्राइमरी की। और ठीक है, इसको हम लोग इतना ही पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसमें कहते हैं कि डेटा जो होता है ना, उसको अगर हम चाहें तो सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसका जो इंडेक्स कह लो या इसका जो की है उसके थ्रू उसको रैंडमली भी एक्सेस किया जा सकता है। जो इंडेक्स होता है उस इंडेक्स को भी हम लोग एक फाइल में स्टोर करते हैं, और उसको मेमोरी में रीड किया जाता है जब आपका ये फाइल ओपन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको फाइल को सीक्वेंशियली एक्सेस करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे फाइल का स्टार्ट लोकेशन बता दो और वो फिर आपका क्या करता है कि उसको सीक्वेंशियली आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब डेटा जो इसके अंदर होगा वो सीक्वेंशियली स्टोर्ड है, लेकिन हर रिकॉर्ड का एक आइडेंटिफायर आपके पास रहता है, और वो आइडेंटिफायर्स को हम क्या करते हैं एक फाइल में स्टोर करके रखते हैं। कि अगर मान लो तुम्हारे पास 1000 रिकॉर्ड है, हर रिकॉर्ड का अपना एक आइडेंटिफायर है, और वो आइडेंटिफायर क्या बताता है, वो उस रिकॉर्ड का आइडेंटिफायर बताता है कि ये इस रिकॉर्ड का आइडेंटिफायर है, और वो रिकॉर्ड डिस्क में कहां पे है उसका लोकेशन भी बताता है। मतलब वो एक तरह का इंडेक्स बना के रखता है, मतलब उसका रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का लोकेशन ये बना के रखता है अपने पास। लेकिन जो रिकॉर्ड स्टोर्ड है वो कैसे स्टोर्ड है, वो रिकॉर्ड स्टोर्ड आपके सीक्वेंशियली है, जैसा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में होता था। लेकिन क्योंकि हमने हर रिकॉर्ड को जिसको सीक्वेंशियली हमने स्टोर किया हुआ है उसका एक इंडेक्स बना के हमने रख लिया है, और वो इंडेक्स आपके लोकेशन को बता रहा है, तो आप ये इसको दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि डेटा आपका सीक्वेंशियली स्टोर्ड ही है, और अगर रैंडमली एक्सेस करना चाहते हो जो कि सीक्वेंशियल में पॉसिबल नहीं था, वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे साथ में एक इंडेक्स भी रख लिया है। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको मिलती है। हम कहते हैं कि द डेटा कैन बी एक्सेस्ड either sequentially or randomly using the index. The index
stored in a file and to memory when फाइल इज ओपन। जैसे ही फाइल ओपन होता है उसको मेमोरी से हम मेमोरी में रख लेते हैं, ताकि अगर हमें रैंडमली कोई एक वैल्यू उठाना है तो हम लोग उस इंडेक्स से उठा सकें, अगर हमें सीक्वेंशियली करना है तब तो हम लोग ऐसे ही उठा सकते हैं उसको। तो ये आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इसके हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होगा इसका एडवांटेजेस को हम लोग नोट कर ले, क्या क्या इसका एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला तो एडवांटेज वही है जो लास्ट में हमने पॉइंट लिखा कि बोथ sequential and random access is possible। ये इसका बड़ा एडवांटेज है। दूसरा इसका हम लोग क्या एडवांटेज सोच सकते हैं, इसका एडवांटेज ये है कि दूसरा कि बहुत फास्ट है, फास्ट एक्सेस टू डेटा, क्योंकि इसका आपका इंडेक्स वैल्यूज के साथ अगर आप करोगे तो डायरेक्टली आप किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंच सकते हो। रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द फाइल। कैसे मिडल ऑफ द फाइल में रिकॉर्ड करते हैं? फिजिकली नहीं, फिजिकली तो वो अभी भी सीक्वेंशियली चल रहा है। आप अगर मिडल ऑफ द फाइल में किसी को डालना चाहते हो तो कैसे करोगे कि आपका एक्चुअल फाइल का जो डेटा है वो तो लास्ट में जाके स्टोर हुआ, लेकिन उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स वाले फाइल के बीच में घुस जाएगा। तो जब आप उसको सीक्वेंशियली एक्सेस करोगे तो आप इंडेक्स को सीक्वेंशियली पहले उठाते हो, तो इंडेक्स आपको बताता रहता है कि अगला 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 कहाँ है, वहां से आप मिल जाएगा। तो वहां पे आपको वो पहले ही बताएगा कि भैया वो वाला जो है ना वो वहां पे लास्ट में पड़ा हुआ है। तो लेकिन आप उसको उठाओगे सीक्वेंशियली तो वहां से आपको वो एक मिल जाता है। लेकिन आप मतलब थियोरेटिकली आप इसको बीच में भी डेटा डाल सकते हो, रिगार्डलेस कि ये रैंडम डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं है, तब भी सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है। सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अलाउ करता है बीच में डेटा डालने को। नेक्स्ट आपका क्या है इसका सीक्वेंशियल, इसमें जो सर्च है तो इसका सर्चिंग इज फास्टर होता है, इसमें सर्चिंग इज फास्टर, ये इसका एडवांटेज है। ये कुछ एडवांटेजेस है जो मैं सोच पा रहा हूँ अभी। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस को देख लें। पहली चीज तो इसके साथ जो इसका जो ये सारा एडवांटेज है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है इसके इंडेक्सेस के ऊपर जो कि आपके यूनिक कीज हैं। और इन यूनिक कीज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनको बीच बीच में ना रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ताकि आपका जो इंडेक्स फाइल है वो हमेशा एक प्रॉपर स्टेट में रहे। तो आपका यहाँ पे रिक्वायर्स यूनिक कीज, यहाँ पे यूनिक कीज की जरूरत पड़ती है हमें, एंड पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब इसका ये अब करना पड़ता है इसको मैनेज करने के लिए। और क्या होगा इसका, स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको वो इंडेक्स वगैरह भी रखना पड़ता है, रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशंस था जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल इज मतलब एकदम फुल ऑन सीक्वेंशियल है, डेटा मतलब डिस्क में स्टोर करने से लेके एक्सेस करने से लेके हर चीज सीक्वेंशियल है। कुछ भी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वहाँ पे, सिंपल बहुत है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, डेटा डुप्लीकेसी के चांसेस ज्यादा है। डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली रैंडम है, उसके बिल्कुल उलट एकदम कंप्लीट रैंडम, डायरेक्ट एक्सेस मिलता है लेकिन फास्ट है। लेकिन प्रॉब्लम है उसमें कि आपको मतलब वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, एंड अगर आपको सीक्वेंशियल एक्सेस चाहिए तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। इंडेक्स सीक्वेंशियल दोनों का थोड़ा थोड़ा ले लेता है। इंडेक्स सीक्वेंशियल क्या करता है कि हर रिकॉर्ड का एक इंडेक्स बनाता है, उसका लोकेशन रखता है। डेटा को आप सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो। जो आपका इंडेक्स फाइल है दैट इज सीक्वेंशियल, मतलब आपका वो बताता है कि कौन सा रिकॉर्ड पहले है, कौन सा रिकॉर्ड बाद में है, कौन सा रिकॉर्ड उसके बाद में, इस ऑर्डर में वो सीक्वेंशियली रखता है। लेकिन रिकॉर्ड को वो मतलब कहीं से भी रैंडमली भी एक्सेस करने को अलाउ करता है, और आप चाहो तो बीच में भी डेटा डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। एडवांटेज ये है बहुत फास्ट है,
डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, जस्ट बिकॉज कि इतना सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको रखना पड़ता है, और ये भी कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी के टर्म्स में ये कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस आप लोगों का। रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन को ही हम लोग रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। मतलब वो 5 आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सीक्वेंशियल है, डायरेक्ट है, इंडेक्स सीक्वेंशियल है, रिलेटिव है, और एक शायद सिर्फ इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल से। तो वो रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, इट इज मतलब जहां पे सिर्फ ये इंडेक्स सीक्वेंशियल का जो कॉम्बिनेशन है वो उसी में आता है। तो मतलब इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन एक अलग है, रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स जो है ना वो आपका यही इसी का ही पार्ट है, मतलब उसको हम लोग अलग से एक मतलब फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कॉन्सेप्चुअली अवेलेबल है, बट दोज आर समहाउ पार्ट ऑफ दीज ओनली, मतलब उसी का ही फ्लेवर है इसके अंदर। तो वो अलग से अपना कोई उनका ब्रांच नहीं है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही 3 अलग अलग ब्रांचेस होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है।